हिंद प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन क्लास 10th में। मैं आशा करता हूँ कि प्यारे बच्चों आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है उत्सर्जन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्रिएटरी। इसका आज हम लोग ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। प्यारे बच्चों, आज इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट देंगे, जिसमें हम देखेंगे कि हमारा क्या परफॉर्मेंस है, कैसा स्थिति है हमारे चैप्टर नंबर 4 में। बायो में हम कैसे कितना नंबर ला पाएंगे। प्यारे बच्चे, इस वीडियो का आप शुरू से अंत तक देखिएगा, इससे आपका 5 नंबर का पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों, 5 नंबर आपका बोर्ड एग्जाम में इसी चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर कीजिए, जिससे कि आप सभी के दोस्त भी इस बोर्ड एग्जाम 2026 में 450 प्लस ला सके। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। प्यारे बच्चे, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुए होंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप में अभी जाके ज्वाइन हो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्यारे बच्चों, उसमें क्या होता है कि आपको पूरा का पूरा PDF नोट्स फ्री में मिलता है। प्यारे बच्चों, ये एक ऐसा संस्थान है जहाँ पे आपको सिर्फ फ्री में कुछ भी पैसा पे करने के लिए सिर्फ आपको एक चीज़ पे करना होता है, वो है आपका टाइम, आपका मूल्य समय। आप हमको मूल्य समय अपना दीजिए और यहाँ से कुछ बन के जाइए। ठीक है प्यारे बच्चों, आप 450 प्लस अचीव कर पाएंगे। आइए प्यारे बच्चों, बिना देर किए अब इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, ये क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम उत्सर्जन। आज इसका हम लोग बायोलॉजी क्लास करें, सॉरी प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्लास करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर आप एक से लेकर 3 तक का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्लास नहीं किए होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी जाकर उसको कर लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी जाके कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर आप PDF नोट्स बिल्कुल फ्री में ले लीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिए। प्लीज़ इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। आइए प्यारे बच्चों, अब बिना देर के इस क्लास को शुरू करते हैं। आपका प्रश्न संख्या 1 है, उत्सर्जित पदार्थ का शरीर से निष्कासन क्यों आवश्यक है। प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 1 क्या कर रहा है, उत्सर्जित पदार्थ का शरीर से निष्कासन क्यों किया आवश्यक करना क्यों आवश्यकता है। प्यारे बच्चों, क्यों आवश्यक है, तो आपका ऑप्शन ए है, आपका ऑप्शन है क्योंकि ये विषाक्त होते हैं, क्योंकि ये शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, क्योंकि ये अनावश्यक होते हैं, या फिर इनमें से सभी सही है। प्यारे बच्चों, आपका क्या राय है। प्यारे बच्चों देखिए, ये क्या होता है, क्योंकि ये विषाक्त होते हैं और ये शरीर के लिए हानिकारक होते हैं और इनका आवश्यकता नहीं होता, अनावश्यकता होते हैं, इसलिए क्या है, इनमें से सभी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। सामान्यतः उत्सर्जन एवं जल संतुलन की क्रिया संपादित होती है, किसके द्वारा होती है, अलग अलग के द्वारा, साथ साथ, या फिर कभी 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 साथ, कभी अलग, या फिर इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है समानता उत्सर्जन एवं जल संतुलन की क्रिया संपादित होती है, कैसे संपादित होती है प्यारे बच्चों, तो ये होती है साथ साथ। कैसे होती है प्यारे बच्चों, साथ साथ। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 की ओर देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है प्रोटीन तथा एमिनो अम्ल के विखंडन स्वरूप निर्माण होता है। प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि प्रोटीन तथा एमिनो अम्ल के विखंडन के फलस्वरूप क्या प्राप्त होता है। जब प्रोटीन और एमिनो अम्ल विखंडन हो जाता है तो क्या प्राप्त होता है। आपका ऑप्शन ए है सिर्फ अमोनिया, सिर्फ यूरिया, या फिर सिर्फ पूरिक अम्ल, या फिर इनमें से सभी। तो प्यारे बच्चों देखिए, अमोनिया भी मिलता है, यूरिया भी मिलता है और पूरिक अम्ल भी मिलता है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए प्रश्न संख्या 4 है कि स्थलीय जंतुओं के सामान्यतः नाइट्रोजन पदार्थ का शरीर से निष्कासन किस रूप में होता है। प्रश्न संख्या 4 क्या कर रहा है, स्थलीय जंतु के सामान्यतः नाइट्रोजनी पदार्थ का शरीर से निष्कासन किस रूप में होता है। प्रोटीन के रूप में, यूरिया के रूप में, अमोनिया के रूप में, या फिर एमिनो अम्ल के रूप में। प्यारे बच्चों, जो शरीर का निष्कासन होता है वो किसके रूप में होता है, यूरिया के रूप में। किसके द्वारा, यूरिया के रूप में होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है, किन जीवों में नाइट्रोजन पदार्थों का निष्कासन यूरिया अम्ल के रूप में होता है। सिर्फ रेप्टिलिया, सिर्फ सिर्फ एवीज, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों देखिए, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है ना, ए भी होगा और बी भी होगा, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 है, जीवों के शरीर में उपचारिक क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना क्या कहलाता है। निष्कासन, उत्सर्जन, मिश्रण, या फिर बहिष्करण।
तो वो क्या कहलाता है? शरीर से बाहर निकलना, मतलब हानिकारक पदार्थों का, अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकल जाना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 को बढ़ते हैं। वृषक वृक्क का भीतरी नतोदर सतह क्या कहलाता है? वृक्क का भीतरी नतोदर सतह क्या कहलाता है? पृथक तंतु या फिर अंतस्थ भाग, हाइलम या फिर नेफ्रॉन। प्यारे बच्चों, जो वृक्क का भीतरी नतोदर सतह होता है वो क्या कहलाता है? हाइलम कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, हाइलम। प्रश्न संख्या 8 है। वृक्क की रचना तथा क्रियात्मक इकाई क्या कहते हैं? वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन, न्यूरॉन, अधिवृषण या फिर मूत्र मार्ग। तो वृक्क के रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो होती है वो क्या होती है प्यारे बच्चों? नेफ्रॉन होती है। नेफ्रॉन आप नाम सुने ही, ऑप्शन ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 की तरफ बढ़ते हैं। नेफ्रॉन के किस भाग में ग्लोमेरुलस अवस्थित होता है? ग्लोमेरुलस अवस्थित होता है अवरोही चाप में, हेनले चाप में या फिर संग्राहक नलिका में, ब्रोमेन संपुट में किसमें होता है प्यारे बच्चों? ये होता है ब्रोमेन संपुट में। ठीक है ना प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 का है, इनमें से कौन से सीधे मूत्र वाहिनी से जुड़ा रहता है? कौन से सीधे मूत्र वाहिनी से जुड़ा रहता है? ऑप्शन ए है संग्राहक नलिका या फिर हेनले का चाप, सामान्य संग्राहक नलिका और रोही चाप। इनमें से कौन जुड़ा रहता है मूत्र से? तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा ऑप्शन सी, सामान्य संग्राहक नलिका। ठीक है ना प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है। मूत्र का पीला रंग निम्नलिखित में से किस उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन ए है यूरोक्रोम, अमोनिया, यूरिया या फिर यूरिक अम्ल। तो मूत्र का जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है प्यारे बच्चों? तो ये जानिए, यूरोक्रोम यूरोक्रोम के द्वारा होता है। किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के द्वारा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है। डायलिसिस मशीन किस तरह कार्य करता है? डायलिसिस मशीन जो होता है वो किस तरह कार्य करता है? कृत्रिम यकृत की तरह, कृत्रिम वृषण की तरह या फिर कृत्रिम वृक्क की तरह या फिर कृत्रिम ग्रंथि की तरह। तो जो डायलिसिस मशीन होता है वो कृत्रिम वृक्क की तरह कार्य करता है। कैसे प्यारे दोस्तों? कृत्रिम वृक्क की तरह। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 13 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? जब एमिनो अम्ल का विखंडन हो जाता है तो किस चीज़ का निर्माण होता है? CO2 का निर्माण या फिर CO का निर्माण, NH3 का या फिर बी और सी दोनों। प्यारे बच्चों, जब एमिनो अम्ल का विखंडन होता है तब क्या बनता है? NH3 बनता है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, NH3 बनता है। ऑप्शन आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है? रेजिन बबूल का, कनेर का, पीपल का या फिर चीड़ का। प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 14 कह रहा है रेजिन किस पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है? तो ये आपको याद होना चाहिए, चीड़। ठीक है ना प्यारे बच्चों, चीड़ पौधा एक होता है, उसी का क्या है? उत्सर्जित पदार्थ। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है। मूत्रवाहिनी वृक्क के किस भाग से बाहर निकलता है? शीर्ष से, निचले भाग से या फिर हाइलम से या फिर निश्चित स्थान से? नहीं पूछा है मूत्रवाहिनी वृक्क के किस भाग से निकलता है। तो ये प्यारे बच्चों किससे निकलता है? हाइलम से। ये आपका ऑप्शन क्वेश्चन ऊपर हो चुका है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, अभी 3-4 नंबर क्वेश्चन था वही, ये भी दोबारा रिपीट किया गया। ऑप्शन डी सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है मानव उत्सर्जन तंत्र का कौन सा भाग शरीर के सीधे बाहर खुलता है? मूत्राशय, मूत्रमार्ग या फिर मूत्रवाहिनियां या मूत्राशय का टाइगोन। प्यारे बच्चों, मानव शरीर का कौन सा भाग मूत्र वृक्क के बाहर निकलता है? नहीं, क्या पूछा है? मानव उत्सर्जन तंत्र का कौन सा भाग शरीर के सीधे बाहर खुलता है? कौन सा भाग शरीर के सीधे बाहर खुलता है? ये प्यारे बच्चे हो जाएगा मूत्रमार्ग। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? मूत्रमार्ग। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है। वृक्क बाहर संयोजी उत्तक तथा आरेखित पेशियों से बना जिस रचना से घिरा होता है वह कहलाता है, वह क्या कहलाता है? कैप्सूल, कॉर्टेक्स, मेडुला या फिर नेफ्रॉन। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? तो ये कहलाता है कैप्सूल। क्या कहलाता है? कैप्सूल। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 18 की तरफ देखते हैं। प्रत्येक मानव वृक्क की नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? प्रत्येक मानव नेफ्रॉन की वृक्क की संख्या कितनी होती है? लगभग 10, लगभग 100 या फिर 10,000 या फिर 10 लाख। प्यारे बच्चों ये कितने होते हैं? लगभग 10 लाख होती है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है।
प्रत्येक नेफ्रॉन में स्थित एक प्लाज़े जैसी रचना क्या है? प्रत्येक नेफ्रॉन में स्थित एक प्लाज़े जैसी रचना क्या है? ब्रुमेन संपुट, ग्लोमेरुलस या फिर अधिरोही चाप संग्राहक नलिका? कौन सी है प्यारे बच्चों? जब प्रत्येक नेफ्रॉन में स्थित एक प्याले जैसी रचना, प्याले जैसी जो रचना होती है उसको क्या कहते हैं? ब्रुमेन संपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रुमेन संपुट। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है, इनमें से कौन सा साधारणतः मानव मूत्र से उपस्थित नहीं होते हैं? जल, यूरिया, सोडियम क्लोराइड या फिर सोडियम नाइट्रेट? ये प्यारे बच्चों ऐसे ही दिख रहा है, ये हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट मूत्र मार्ग से उपस्थित नहीं रहता है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 11 की तरफ बढ़ते हैं। मानव मूत्र में साधारणतः यूरिया के प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? लगभग 96% या फिर लगभग 2%, लगभग 4%, लगभग 60%। तो जो यूरिया की मात्रा होती है वो कितना होता है? लगभग 2% होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, 2%। प्रश्न संख्या 22 है, मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस या फिर हीमोडायलिसिस, कोशिका डायलिसिस या फिर डायलाइजर? क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? मशीन द्वारा रक्त शुद्धिकरण। जब मशीन के द्वारा रक्त को शुद्ध किया जाता है उसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? तो उसको बोलते हैं हीमोडायलिसिस। क्या बोलते हैं? हीमोडायलिसिस। हीमोग्लोबिन का नाम सुने ही हैं आप, इसके कारण क्या होता है? ब्लड का रंग लाल होता है, तो इसीलिए इसका नाम कर दिया गया हीमोडायलिसिस। प्रश्न संख्या 23 से, पौधों में गैसों से CO2 और O2 का निष्कासन कहाँ से होता है? रंध्र के द्वारा, वातावरण के द्वारा, फिर या भी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? जो प्यारे बच्चों पौधों में गैसों का जो CO2 और O2 का जो निष्कासन होता है वो किसके द्वारा होता है? वातावरण के वातरंध्रों के द्वारा होता है। ठीक है ना, वातरंध्रों के द्वारा होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है, पौधों में गैसों का निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोगी होता है? प्रसरण, विसरण, वाष्पोत्सर्जन या फिर परिवहन? तो किसका प्यारे बच्चों क्रिया का उपयोगी होता है? तो इसमें हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। ठीक है ना प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा ही पौधों में गैसों का निष्कासन किया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 की तरफ बढ़ते हैं। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? रेजी एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? फ्लोएम में, कार्टोक्स में या फिर छाल में, पुराने जाइलम में? तो जो प्यारे बच्चों रेजिन और गोंद होता है वो कहाँ पे? पुराने जाइलम में उपस्थित रहता है। कहाँ पे? पुराने जाइलम। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 की तरफ बढ़ते हैं। पौधों में पाए जाने वाला गाढ़ा एवं दुधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ क्या कहलाता है? पौधों में जो गाढ़ा और दुधिया उत्सर्जित पदार्थ जो होता है उसको प्यारे बच्चों क्या कहते हैं हम लोग? लैक्टेस, रेजिन, गोंद या फिर टैनिन? प्यारे बच्चे आप कमेंट कीजिए, बताइए इसमें क्या कहते हैं? जो पौधे में गाढ़ा और दुधिया मतलब वाइट कलर का जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसको प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? लैक्टेक्स कहते हैं। लैक्टेक्स क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? लैक्टेक्स। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है, लैक्टेस सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? पीपल में, बरगद में या फिर पिका कनेर में या फिर इनमें से सभी में? प्यारे बच्चों ये किस पौधे में मतलब लैक्टेक्स सामान्यतः किस पौधे में पाया जाता है? ये प्यारे बच्चों ऑप्शन डी हो जाएगा। किसमें? पीपल में भी रहता है, बरगद में भी रहता है और प्लाकनेर में भी रहता है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से सभी में रहता है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, ये 27 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें से प्यारे बच्चों 4 या 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सीधा बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, 4 से 5। ठीक है ना प्यारे बच्चों, 2026 जो बोर्ड एग्जाम आपका होगा उसमें आपको डायरेक्ट सीधा 4 से 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्यारे बच्चों आप जल्दी से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर ज्वाइन हो जाइए और PDF नोट्स ले लीजिए। और आप अभी तक इसके पिछले क्लास को नहीं किए होंगे तो इससे 6 क्लास हो चुका है, बायोलॉजी का 6 क्लास करा चुके हैं। ठीक है ना प्यारे बच्चों, 3 चैप्टर में मतलब 6 क्लास, 3 क्लास ऑब्जेक्टिव का और 3 क्लास सब्जेक्टिव का। तो आप जाके उसको भी देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दिया हूँ, आप उसको भी जाके देख लीजिए और देखिए क्लास कैसा लगता है आपको। और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।